नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के में आज के एजेंडे के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा की शुरुआत। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी पेश करेंगी धन्यवाद प्रस्ताव और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। 29 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया था संबोधित। राज्यसभा के एजेंडे में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 फैसला लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा दक्षता के साथ काम करने का मिलेगा अधिकार। प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मिलेगी मदद। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। गर्भपात कराए जा सकने की समय अवधि बढ़ाने का प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल समेत अहम कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019, गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 शामिल है। वहीं लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज शुरुआत होगी। इसके अलावा सदन में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा में आज बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। उन्होंने नए 3 कृषि कानूनों का भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया था और कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के तहत किसानों के कई नए अधिकार किसानों को दिए गए हैं और जो कृषि सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण शुरू होने का भी जिक्र किया। साथ ही वंदे भारत मिशन, विश्व पर्यटन रैंकिंग में सुधार और डीबीटी के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में हो रहे बजट सत्र को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार के सटीक फैसलों से लाखों जिंदगियां बची और अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े
टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत इस मामले में दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। और इस समय हम रुक करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, बजट सत्र का तीसरा दिन और हम जानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बीच ये सत्र हो रहा है और परंपरा के अनुसार बजट सत्र की जो शुरुआत हुई वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। संसदीय प्रक्रिया का बेहद अहम हिस्सा होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है। बताइए किस तरह के आसार? निश्चित तौर पे प्रीति, यह जो क्षण होता है निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरह की संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं, जो ब्रिटेन में जो संसद की प्रणाली थी उसी के अनुसार, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो क्वीन होती हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आकर एड्रेस करती हैं दोनों सदनों को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ का अपर हाउस होता है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के भी सदस्य आते हैं जब संयुक्त अभिभाषण होता है। और अमूमन स्थिति ये होती है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खड़े रहते हैं जब तक महारानी का वहाँ पे अभिभाषण होता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो नेता थे उन्होंने एक अलग परिपाटी बनाई, और निश्चित तौर पे चूँकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्वायत्त हाउसेज हैं, इसलिए हुआ कि सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों का संयुक्त अभिभाषण किया जाए, और इस लिहाज से दोनों सदनों की स्वायत्तता भी बनी रहती है और किसी सदन को यह नहीं महसूस होता है कि हमें वहाँ जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। तो यह एक रोचक बात है जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और इसी लिहाज से जो सदन का जो सत्र शुरू होता है, साल का पहला जो सत्र होता है बजट सत्र, वो माना जाता है काफ़ी अहम है। और काफ़ी अहम इसलिए है कि एक साल का पूरा लेखा जोखा से हम देते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल का लेखा जोखा ही नहीं होता है, बल्कि एक पुराने में क्या हमने किया है उसका भी एक रिफ्लेक्शन आता है बजट सत्र में। और इसीलिए राष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दोनों सदनों के सदस्यों को बताएं कि हमारी सरकार ने पिछले एक साल में क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धियां रही, और वे अपील भी करते हैं दोनों सदन के सदस्यों से कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो यह एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति को माना जाता है कि वे हमारे संसदीय लोकतंत्र के अभिभावक हैं, और उस हिसाब से दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बिठाकर वो अपना वक्तव्य देते हैं। और उस वक्तव्य में जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले एक साल का पूरी तरह से उन्होंने एक गागर में सागर भरकर उन्होंने अपनी बात कही। और इस बार की रोचक बात एक यह भी थी प्रीति की 25 जनवरी को भी राष्ट्रपति का एक अभिभाषण राष्ट्र के नाम से संदेश हुआ, जो हर साल 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। और इस बार फिर 25 जनवरी के बाद उन्हें 29 जनवरी को भी बोलने का मौका मिला। तो समझिए कि एक साल के बीच में 2 बार उन्हें बोलने का, राष्ट्र को संबोधित करने का और संसद सदस्यों को संबोधित करने का मौका मिला। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आई। पिछले साल किस तरीके से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा था, और उसमें किस तरीके से भारत ने समय समय पे तरह तरह के निर्णय लिए, और जनता ने भी सरकार की अपील को माना। सरकार ने जो भी रिक्वेस्ट किया, जो भी सरकार ने कहा जनता को कहने के लिए, जनता ने उसे माना। इसलिए भारत में कोरोना महामारी का असर उतना नहीं दिखा जितना कि कई बार आपको लगेगा कि अमेरिका जैसे उन्नत देश, ब्रिटेन जैसे उन्नत देश, फ्रांस और यूरोप में कई देश हैं जो काफ़ी प्रभावित रहे कोरोना महामारी से। लेकिन भारत में उस तरीके की स्थिति नहीं रही, जनसंख्या हमारी ज़्यादा होने के बावजूद, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद। तो इस लिहाज से जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो जनता को भी एक विश्वास पैदा करता है, संसद सदस्यों में भी एक जो विश्वास पैदा करने की बात होती है, उन्हें एक बार से फ्री ब्रीफ करने की बात होती है, यह करता है। और राष्ट्रपति अपने भाषण के माध्यम से अपनी सरकार की भी का भी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि सरकार अंततः आप सुनते हो कि मेरी सरकार ने ये किया, तो राष्ट्रपति की सरकार होती है। और राष्ट्रपति इसीलिए वो अपनी सरकार का भी हौसला अफजाई करते हैं कि आपने क्या क्या अच्छा किया। तो मुझे लगता है कि इस बार जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो अपना अभिभाषण किया वो काफ़ी लैंडमार्क था, क्योंकि उन्होंने इस बात की भी ताकीद की कि 26 जनवरी को जो हुआ, जो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन लाल किले पे जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट कहें कि थोड़ा सा अगली सिचुएशन में पहुंच गया, इसके
बारे में भी उन्होंने एक तरीके से देश की जनता को एक थोड़ी सी चेतावनी भी दी कि लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो एक अभिभावक के मुंह से ऐसी बातें सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो राष्ट्रपति आम तौर पे राजनीतिक मामलों में अपना वक्तव्य नहीं देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन संसद में अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट का एक तरीका जो होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो करना चाहिए। और किसी भी तरीके से राष्ट्रीय झंडा जो है हमारे स्वाभिमान का, हमारी पहचान का, दुनिया में हमारे शान का जो परिचायक है, उसको किसी तरीके से उसकी गरिमा पर आंच नहीं आना चाहिए। सारे प्रोटेस्टर के और पूरे देश को एक तरीके से उन्होंने अपील की। तो यह काफ़ी अहम क्षण था राष्ट्रपति के अभिभाषण का। और जैसा कि आप जानते हैं प्रीति की फार्मर्स जो फार्म बिल पे अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे, तो फार्म बिल के बारे में भी उन्होंने चर्चा की राष्ट्रपति ने कि किस तरीके से फार्म बिल देश में किसानों की आय बढ़ाने का सिर्फ नहीं साधन है, बल्कि पूरे जो कृषि का जो हमारा लैंडस्केप है, कृषि के लैंडस्केप को बदलने की बात है। और जो हमारी जो कृषि है जो काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई रहती है, उसे किस तरीके से लाभदायक बनाई जाए ताकि देश का खाद्यान्न की जो रिजर्व है, क्षमता है, वो भी बनी रहे, गोदाम हमारे बढ़े। उसके अलावा कि जो किसान हैं उनको निश्चित तौर पे सही मूल्य पर उनको लाभ मिलता रहे, उनको दाम मिलता रहे। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ उन्होंने अपने सरकार की जो बिल थी, उन बिल का उन्होंने एक तरीके से एक बार और पुष्टि की और उन्होंने कहा कि यह एक रिफॉर्म का दौर है और इस रिफॉर्म के दौर में ऐसे बिल जो हैं वो देश की जनता के हित में काफ़ी आम होते हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि उन्होंने कोरोना पीरियड के बारे में सरकार की जो उपलब्धियां रही, वैक्सीन के बारे में उन्होंने खास तौर पे चर्चा की कि किस तरह से भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, 2 वैक्सीन बनाई। और न सिर्फ भारत अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि भारत पूरे दुनिया में जो अपने मित्र देश हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, दोनों तरीके से। एक तो कि ग्रांट असिस्टेंस के माध्यम से कि हम जो मित्र देश हैं, खास करके सभी पड़ोसी देशों को हमने ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी वैक्सीन दिया है। और उसमें कुछ लोग अगर और ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो उन्हें कमर्शियल रेट पर भी दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में कई देशों से कमर्शियल रेट पर मांगे जाए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सारी चीजें थी जो एक साल में प्रीति आपने सब बिल्कुल एक अभिभावक के तौर पर देश को जो दिशा देनी चाहिए, जो दशा है, जो सलाह है, जो सुझाव है, वो सभी हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखा था। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी। इसके अलावा आगे अब अखिलेश एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा की कार्यसूची में आज महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल है। इसका मकसद बंदरगाहों की आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में पेशेवराना अंदाज को बढ़ावा देना है। इससे निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 देश में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान करता है। साथ ही यह विधेयक ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन और उससे जुड़े मामलों को मुख्य बंदरगाह प्रशासन के बोर्ड को देने से संबंधित है। निश्चित तौर पे प्रीति, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत का अगर नक्शा आप देखेंगे तो भारत 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। और इस मामले में कहें कि हमारा देश काफ़ी भाग्यशाली है, क्योंकि किसी भी देश को अगर इतना बड़ा समुद्री सीमा मिलती है, तकरीबन 15,200 किलोमीटर। जाहिर तौर पर आपसे जो इस बिल के प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे और क्यों ये बिल अहम है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं इसके बारे में ज़्यादा बताएं तो बोर्ड जो विधेयक है उसमें बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 से 19 की तुलना में 11 से 13 सदस्य ही शामिल होंगे। और बंदरगाह प्रशासन को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं, जो पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने को लेकर एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित अन्य बंदरगाह सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का दायरा तय करने के अधिकार सौंपने का भी प्रस्ताव है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्रीय हित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा, निष्क्रियता और डिफॉल्ट के चलते आपातकालीन स्थिति की पूरी शक्तियां दी गई हैं। बंदरगाह की सीमा और भूमि के दायरे में किसी भी विकास
या अवसंरचना के संबंध में बोर्ड को विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार होगा और इस तरह का मास्टर प्लान किसी भी प्राधिकरण के स्थानीय या राज्य सरकार के नियमों से स्वतंत्र होगा। जी अखिलेश, राज्यसभा के एजेंडे की हम बात कर रहे हैं। महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 एजेंडे में शामिल है। किस तरह से ये विधेयक अहम साबित होगा, क्योंकि इसमें फैसला लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको ज्यादा दक्षता के से काम करने का भी अधिकार मिल सकता है। निश्चित तौर पर प्रीति, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक खास जोर उन्होंने दिया है एक हमारा जो मैरी टाइम डोमेन जिसको कहते हैं कि समुद्री जो हमारी सीमा है, समुद्री सीमा और समुद्र इतना व्यापक समुद्र बहुत कम देशों को प्राप्त है कि 3 तरफ से हमारा समुद्र है और हमारी समुद्री सीमा तकरीबन 15,200 किलोमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, दूसरा हिंद महासागर है और इंडो पैसिफिक के जो हैं हम एक अहम देश के रूप में उभरे हैं कि हमारी एक मान्यता दी जाती है कि हम समुद्री ताकत हैं। और इतनी बड़ी समुद्री सीमा में होने के बावजूद हम जो अपने समुद्री सीमा और समुद्री अपने जो संसाधन हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे और बंदरगाह हमारे काफ़ी उस हिसाब से बहुत फंक्शनल नहीं थे, बहुत बिजनेस लाइक नहीं थे और उसका बहुत दोहन नहीं हो पा रहा था। तो इस हिसाब से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि बंदरगाहों को एक बिजनेस मॉडल, इफ़ेक्टिव बिजनेस मॉडल के रूप में उपयोग किया जाए, ताकि न सिर्फ वे राष्ट्रीय जो संपदा है उसका उपयोग कर पाएँ, समुद्री संपदा है उसका उपयोग कर पाएँ, बल्कि जो दुनिया भर के बिजनेस आते हैं जो बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होते हैं, कई बार बिजनेस कई जगह से आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, यहाँ सामान रखते हैं, उसके बाद यहाँ से सामान लेकर फिर दूसरे जगहों में जाते हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, दूसरी तरफ अफ्रीका है, हमारा मिडिल ईस्ट है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम मध्य में हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हम एक उस समुद्री जो मार्ग है उस समुद्री मार्ग के अहम हिस्सा हैं। तो इस लिहाज से बंदरगाहों को काफ़ी सशक्त बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है और इस बिल के माध्यम से आप देख रही हैं कि जिस तरीके से इसकी संरचना बनाई गई है उसमें काफ़ी अहम है कि जो लोकल लेवल जो बंदरगाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह इतना इफ़ेक्टिव होगा कि वह अपने बारे में निर्णय ले पाएगा और वह निर्णय लेने में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किस तरीके का एक प्रभावी बिजनेस मॉडल हो जिससे बंदरगाह संचालित भी हो और बंदरगाह पे जो लदान का काम है वो सब काम भी ठीक से होते रहें। तो ये सारी चीज़ें इस बात में ध्यान रखी गई है इस बिल में। प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके आगे बढ़े अगर अखिलेश हम तो आज का एजेंडा देखिए, क्योंकि 4 अहम विधेयक शामिल हैं राज्यसभा के एजेंडे में। आज राज्यसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल 2019 भी शामिल है। विधेयक कुछ खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का घोषित करता है। जिन संस्थानों को इस बिल में शामिल किया गया है वो हैं कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। बिल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रावधान करता है, जो संस्थान का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। बोर्ड संस्थान के मामलों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। बोर्ड में 16 सदस्य होंगे और सीनेट संस्थान का मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी। यह शिक्षा और परीक्षा के मानदंडों पर नियंत्रण रखेगी। अखिलेश जी, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप संक्षेप में बताएं, जो आज राज्यसभा के एजेंडे में है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल 2019। इससे बताइए किस तरह का फायदा होगा। बहुत ही अहम बिल है। देखिए प्रीति, क्योंकि देखिए हम कहते हैं अभी से बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और निश्चित तौर पे भारत अभी भी कृषि प्रधान देश ही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना पीरियड में भी जो जितने सेक्टर हैं आर्थिक सेक्टर, वो सारे सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहे थे जितना कृषि ने अच्छा किया है। तो कृषि सेक्टर हमारा संकट की घड़ी में भी कृषि सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास किया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने राष्ट्रीय जो अपना GDP ग्रोथ है उसमें मदद की है। लेकिन कई बार यह पाया गया है, जो कई तरह के अध्ययन हुए हैं और अनुभव जो
मिले हैं कि कृषि उत्पादन का बहुत सारा चीज़ जो है वो बेकार चला जाता है, और जो एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा उस तरीके से नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से दुनिया के अन्य देशों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ा है। और जो हमारा जो कृषि उत्पाद है, उसके हर उत्पाद से एक ऐसा प्रोसेस्ड फूड बनाया जा सकता है, पैकेज फूड बनाया जा सकता है, जो न सिर्फ हमारे देश में कंज्यूम हो पाएगा बल्कि हम दुनिया में भी उसका निर्यात कर पाएंगे। तो इस लिहाज से एक हमारे जीडीपी ग्रोथ में, हमारे लोगों के इनकम बढ़ाने में, फार्म सेक्टर के इनकम बढ़ाने में, उसके अलावा जो नौजवान हैं, जो चाहे वो टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, उन सारे लोगों के इनकम बढ़ाने में और रोजगार देने में एक बड़ा अहम हो सकता है फूड सेक्टर। और इसी फूड सेक्टर को तकनीकी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एक अहम बिल लाया जा रहा है, ताकि जो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इनको की इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस एमिनेंस बनाया जाए, ताकि हम फूड टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और इस सरकार का एक जोर है आत्मनिर्भर भारत, तो फूड टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर कैसे बने, और निश्चित तौर पे उसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छा संस्थान बने हमारे यहाँ। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आईआईटी जैसे, एनआईआईटी जैसे हमारे संस्थान है जो बेसिकली तकनीक, जो उच्च तकनीक है और जो आम मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब के बारे में है, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ अध्ययन और अनुसंधान नहीं होता है। इसलिए फूड टेक्नोलॉजी के लिए अलग से संस्थान बनाने की विधेयक लाया गया है। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल। और इसके अलावा जो आगे बिल लिस्टेड है उसकी बात करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 पर राज्यसभा में विचार होगा। ये विधेयक 17 मार्च 2020 को लोकसभा से पारित हो चुका है। बिल उस समय अवधि को बढ़ाता है जिस दौरान गर्भपात कराया जा सकता है। वर्तमान में अगर गर्भधारण के 12 हफ्ते के भीतर गर्भपात कराना हो तो उसके लिए एक डॉक्टर की सहमति, और अगर 12 से 20 हफ्ते के बीच गर्भपात कराना हो तो 2 डॉक्टरों की सहमति जरूरी होती है। बिल में इस समय अवधि को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत अगर 20 हफ्ते तक गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होगी। असामान्य भ्रूण यानी फीटल एब्नॉर्मलिटी के मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात पर फैसला लेने के लिए बिल में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड्स के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय सहसंबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में राष्ट्रीय सहसंबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख प्रोफेशनलों की ओर से शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और इन्हें बनाए रखने का प्रावधान है। साथ ही विधेयक संस्थाओं के निर्धारण, केंद्रीय और राज्य रजिस्टर रखे जाने और पहुंच से संबंधित है। विधेयक में अनुसंधान और विकास में सुधार करने के लिए किसी प्रणाली के सृजन और नवीनतम वैज्ञानिक उन्नतियों को अपनाए जाने का प्रावधान है। और अखिलेश, सुमन का हम फिर से रुक करेंगे। अखिलेश जी, ये जो बाकी जो 2 बिल हैं इनके बारे में भी बताएं। हम जानते हैं कि लंबे समय से जो महिलाएं हैं वो गर्भपात कराने की जो सीमा है उसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, और साथ ही डॉक्टर भी ये मांग कर रहे थे। बाकी दोनों बिल कितने अहम साबित होंगे? देखिए, बहुत ही अहम है प्रीति। निश्चित तौर पे जब संसद में कोई कानून बनने के लिए बिल लाया जाता है तो उसके महत्व को देखकर ही लाया जाता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या है दुनिया में, और उस दूसरी बड़ी जनसंख्या में जो एक स्वस्थ नागरिक होने चाहिए, स्वस्थ नागरिक होने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो चुनने का अधिकार है कि हम बच्चे पैदा करेंगे, हम बच्चे को नहीं पैदा करेंगे, यह चुनने का अधिकार भी महिलाओं को होना चाहिए, उस पूरे दंपत्ति को होना चाहिए। तो जब इस तरीके से एक पुराने समय में ऐसी एक धारणा थी कि इस तरीके का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन आधुनिक भारत में सरकारों ने यह व्यवस्था की कि निश्चित तौर पे और इसी जो लंबे अरसे से जो मांग थी उसी के मद्देनजर ये बिल लाया गया। लोकसभा से इसे जो है मंजूरी मिल चुकी है और राज्यसभा के एजेंडे में आज है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, सुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। बाकी अगर हम देखें तो राज्यसभा में आज कई मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर आज रखे जाने हैं। सभा पटल पर आयुष मंत्रालय से जुड़ा पत्र रखा जाएगा। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के बारे में आपको बताएं तो आज कई अहम मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले वित्त मंत्रालय से जुड़े सवालों पर हम डाल रहे हैं। सांसद केजे अल्फोंस पूछेंगे, क्या सरकार वैश्विक महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा में संशोधन करने जा रही है? सांसद विशंबर प्रसाद निषाद पूछेंगे, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? सांसद टीजी वेंकटेश पूछेंगे, बैंकों द्वारा उन उद्योगों जिनका कारोबार 9 महीने की अवधि से प्रभावित रहा है को कार्यशील पूंजी पर सभी उद्योगों को सामान्य लाभ के रूप में प्रदान की जा रही 20% की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अलावा और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। सांसद कनक मेदला रवीन कुमार पूछेंगे, सरकार ने राज्यों द्वारा किए जाने वाले उन नागरिक केंद्रित क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिनमें राज्यों द्वारा सुधार किए जा सके ताकि राज्य ऋण सीमा में बढ़ोतरी के लिए पात्र हो जाएं। सांसद तिरुचि शिवा पूछेंगे, कितने राज्यों में माल और सेवा कर जीएसटी प्रतिकर निधि के उपबंध के कारण उनके राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है? सांसद सैयद नासिर हुसैन पूछेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या वर्ष 2020 में भारत को करेंसी का कपटपूर्ण प्रबंधन करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? सांसद एमवी श्रेयम्स पूछेंगे, क्या बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में पिछले 3 दशकों से संशोधन नहीं किया गया है और भारतीय बैंक संघ ने अपनी 72वीं वार्षिक आम बैठक में बैंक प्राधिकारियों को पेंशन अद्यतन करने की सलाह दी है? सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी पूछेंगे, कोविड-19 का सामना कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक प्रस्तुत किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब से कुछ देर बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आगे आप देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी